हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे। तो भाई फिलहाल आज हम लोग जो जो वन शॉट जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो है आपकी फाइनेंशियल मार्केट की सीरीज चल रही है, वन शॉट रिवीजन फॉर CUET प्रिपरेशन। आपकी CUET की प्रिपरेशन को और भी ज्यादा लोहा करने के लिए, मजबूत करने के लिए वन शॉट BST के सारे लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट की क्लास शुरू करने से पहले एक छोटे से कोट के साथ अपना क्लास शुरू करना चाहूंगा। कोट में लिखा हुआ है, परफेक्शन इज इम्पॉसिबल, जस्ट ट्राई टू डू योर बेस्ट। भाई देखो, परफेक्शन इज इम्पॉसिबल, परफेक्शन की कोई परिभाषा नहीं होती है। बस आप अपना, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा होगा कि आप अगर कोई काम परफेक्टली कर दोगे तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो और परफेक्टली कर देगा और अच्छे से वो काम को कर देगा। बस जिस समय पे आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% कंट्रीब्यूशन लगाएं, ताकि कल को आपको यह ना हो कि हाँ यार, मैं इससे और बेहतर कर सकता था और मैं इससे और बेहतर नहीं कर पाया। क्या पता कि आप अपना 100% देते देते परफेक्शन की ओर पहुंच ही जाएं। ठीक है ना। तो परफेक्शन इज इम्पॉसिबल, जस्ट ट्राई टू डू योर बेस्ट। कि भाई मैंने अपना बेस्ट दिया, ठीक है, मुझे 100 में से 100 नंबर पेपर में आते हैं नहीं आते हैं, मेरा 100% उस मेरा तन मन धन से मैं उस पेपर को देने में जुटा रहा, यह आपका बेस्ट है। इसके अलावा आपको किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना है। तो भाई बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जो कि है फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहले किसी भी क्लास को शुरू करने से पहले यह बता देता हूं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है और क्यों पढ़ते हैं। भाई फाइनेंशियल मार्केट क्यों पढ़ते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि यहां से आपको एक फंडामेंटल, एक बेसिक नॉलेज हो जाती है एक कॉमर्स के स्टूडेंट को कि भैया फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, ये सारे मनी मार्केट, ये सारे मार्केट क्यों है दुनिया में, क्यों हमारे इंडिया में इन सब मार्केट्स, ये सब मार्केट स्टैब्लिश किए गए, इन मार्केट्स में किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में डील होता है, इन मार्केट्स को कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करती है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है, क्योंकि जब आप अपने हायर स्टडीज में जाओगे तो आपको ये सारी चीजें डिटेल में, इन डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं अपने आज के सिलेबस से, जो कि है फाइनेंशियल मार्केट। भैया फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट आपको पता है, मार्केट मतलब जहां पे सेलर आए और अपना सामान बेचे और बायर आपका सामान खरीदे और आपको पैसे दे। तो मार्केट मतलब कि भाई दोनों के बीच में क्या चल रहा है, दोनों के बीच में एक कंसिडरेशन चल रहा है, एक खरीदना या बेचना, मतलब ट्रेड या कॉमर्स हो रहा है। ठीक है भाई। तो फाइनेंशियल मार्केट में कोई सामान नहीं बेचते हैं, कोई सर्विस नहीं देते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में क्या लेते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में हम है, ये मार्केट होता है क्रिएशन ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। ठीक है, यहां पे आप सिक्योरिटीज में डील करते हैं एंड एक्सचेंज, मतलब कि आप नई सिक्योरिटी को क्रिएट भी कर रहे हो। कोई नई सिक्योरिटी, कोई कंपनी है वो नई सिक्योरिटी को क्रिएट भी कर रही है और इसी के साथ साथ वो पुरानी सिक्योरिटी में एक्सचेंज भी कर रही है, पुरानी सिक्योरिटी को भी खरीद रही है और बेच रही है, और इनको हम लोग फाइनेंशियल एसेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल मार्केट का डेफिनेशन। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट इस दुनिया में क्यों है, ठीक है, कुछ तो वजह होगी। ठीक है, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, तो कुछ तो वजह होगी फाइनेंशियल मार्केट की इस दुनिया में होने की। बिल्कुल है वजह। क्या वजह है कि भैया ये जो है फाइनेंशियल मार्केट काम करती है बच्चों रॉबिन हुड की तरह। ठीक है, रॉबिन हुड पांडे, हम सलमान खान की बात नहीं कर रहे हैं। रॉबिन हुड जो आपने पहले कहानियों में सुना होगा कि रॉबिन हुड क्या करता था, अमीरों से लेता था और गरीबों को जाके बांट देता था, मतलब कि इकोनॉमी में बैलेंस रखने की कोशिश करता था वो रॉबिन हुड। तो फाइनेंशियल मार्केट भी क्या करती है, इकोनॉमी में बैलेंस रखने की कोशिश करती है। जिनके पास पैसा ज्यादा है वो अपने सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और जिनको पैसा चाहिए, ठीक है ना, वो उस मतलब से अपनी सिक्योरिटीज को बेचते हैं। ठीक है, अगर किसी कंपनी को एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए तो वो कंपनी क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज को बेचती है। और हाउस होल्ड, हम जैसे लोग जो मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, उन लोगों को जब इन्वेस्टमेंट करना होता है तो वो उन कंपनियों के शेयर्स को खरीदती है, डिबेंचर को खरीदती है और उन कंपनियों को पैसा देती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट सर्व्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द सरप्लस सेक्टर। सरप्लस सेक्टर कौन, सरप्लस सेक्टर वो बंदा जो सेव कर रहा है। अब अगर आप पूछेंगे कि सर हाउस होल्ड कब से सरप्लस सेक्टर हो गए, हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, हम लोग के पास इतना पैसा कहां है कि हम फर्म को दे पाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, आप सेविंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, तो आप हो गए सरप्लस सेक्टर विच हैव सेविंग्स। ठीक है, एंड डेफिसिट सेक्टर। डेफिसिट सेक्टर कौन है, जिसको हमेशा पैसे की कमी सताए, कौन, कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म।
ठीक है ना, जो ऐसे सेक्टर्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग का क्या है कि अपना थोड़ा बहुत पैसा आया, भगवान की दया से दाल रोटी चलती रहे, यही बहुत है। तो पैसा बच गया, हम थोड़ा बहुत सेव कर लेते हैं, और अगर कुछ और बच गया तो हम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी कर देते हैं। तो फर्म सेक्टर को पैसों की जरूरत हमेशा पड़ती रहती है, तो इसलिए हाउस होल्ड सेक्टर को कहा जा रहा है सरप्लस सेक्टर, और फर्म सेक्टर को कहा जा रहा है बच्चों आपका डेफिसिट सेक्टर। फटाफट से नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जो कि है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, बोर्ड्स में भी देखने को मिले हैं एंड सीयूटी में भी देखने को मिले हैं। सबसे पहला जो इनका फंक्शन है वो है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, कि भैया सेविंग करने के लिए एक और रास्ता, एक और पथ जो है निर्धारित करता है फाइनेंशियल मार्केट। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, भैया पहले सेविंग कैसे करते थे? पहले सेविंग करते थे, एफडी में पैसा डाल दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट कर दी और 2-3 साल की कर दी, 1-2 लाख रुपए डाल दिए, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मिल रहा है, 5-5, 10-10% इंटरेस्ट मिल रहा है, हम उसी में खुश हैं भैया, हमारा काम उसी में चल रहा है। ये हो गई पहले के जमाने की सेविंग। आज के लोगों की सेविंग, भैया म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, हर महीना पैसा डालते हैं। तो ये फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है? आपकी सेविंग्स को मोबिलाइज कर रहा है, आपकी सेविंग को और बढ़ावा दे रहा है, एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। अच्छा, एफडी का क्या है? एफडी तो बैंक में पड़ी हुई है, पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक वाले न जाने उसका क्या कर रहे हैं। बैंक वाले ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? आपसे डिपॉजिट लेते हैं, किसी और को लोन देते हैं। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो, जब आप शेयर खरीदते हो, तो आप पर्टिकुलर उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। उस कंपनी के पास पैसा आएगा तो वो हमारे देश की इकोनॉमी में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई पहला पॉइंट। इसका इस पॉइंट का जो मेन जो निचोड़ निकला वो निकला मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, ठीक है। अगला क्या है? अगला है इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अच्छा ठीक है, ये भैया फाइनेंशियल एसेट का प्राइस भी तो फाइनेंशियल मार्केट ही आपका तय करता है। मैं कहूं कि मेरे हाथ में जो पेन है वो 10 रुपए का है, कैसे पता लगा? क्योंकि जब ये मार्केट में गया तो बोला जा रहा है ना 10 रुपए का है, इसमें पैसा इंक्लूड हो रहा है। आप उसको ऐसा तो नहीं कहोगे कि यार ये मतलब पेन अच्छा है, अच्छा तो है ही है, पैसा बताओ, पैसे कितने रुपए का है? तो भैया 10 रुपए का है। तो कैसे पता लग रहा है? जब ये मार्केट में गया, ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट में जाके एसेट्स की, फाइनेंशियल एसेट्स की और सिक्योरिटीज के दाम तय होते हैं, प्राइस तय होता है। तो बच्चों ये हो गया प्राइस फॉर द फाइनेंशियल एसेट। तो दूसरे पॉइंट का निचोड़ क्या है? प्राइस ऑफ द फाइनेंशियल एसेट तय होते हैं। उसके बाद ठीक है, अच्छा अब बच्चे पूछेंगे कि सर ये प्राइस तय कैसे होता है? तो मैं आपको बता देता हूं भैया, डिमांड एंड सप्लाई से तय होता है। जिसकी जितनी डिमांड उसका प्राइस उतना ही हाई, ठीक है। अब जैसे कि कार्तिक आर्यन बहुत अच्छे हीरो हैं, डिमांड ज्यादा है तो अपनी उन्होंने एक्टिंग करने की फीस बढ़ा दी, ठीक है। इस तरह से चीजें चलती रहती हैं, ठीक है ना, जहां पे खरीदने वाले ज्यादा हो जाते हैं। इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट। अब तीसरा पॉइंट का निचोड़ है लिक्विडिटी। फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड करता है। सर ये लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी हर वो चीज होती है दैट कैन इजीली बी कन्वर्टेबल इनटू कैश। मतलब आपके एसेट्स कितने ज्यादा लिक्विड हैं, कितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्टेबल हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं तो हाईली लिक्विड, अगर वो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं तो फिर आपके वो लिक्विड नहीं रह जाएंगे। तो भैया फाइनेंशियल एसेट्स की लिक्विडिटी कहां तय होती है? फाइनेंशियल मार्केट में तय होती है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में ही तो वो बिकेंगे। मैंने क्या बोला कि जितनी जल्दी वो बिक जाएं, कैश में कन्वर्ट हो जाएं, कहां बिकेंगे? फाइनेंशियल मार्केट में तो बिकेंगे। तो भैया लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है ना। तो ये हो गया, देखो क्या लिखा हुआ है, कन्वर्टेड इनटू कैश, कन्वर्टेड इनटू कैश की बात हो रही है। तो इसका निचोड़ क्या निकला? लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट। और चौथा आपका पॉइंट है बच्चों, इट प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। यहां पे फाइनेंशियल मार्केट में एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां पे आप एक्सचेंज कर सकते हो अपनी सिक्योरिटीज का। भाई देखो मेरे पास एक कंपनी के, मेरे पास टाटा के शेयर है, मैं टाटा के शेयर बेचना चाहता हूं, कहां बिकेंगे? फाइनेंशियल मार्केट में। मैं रिलायंस के शेयर खरीदना चाहता हूं, कहां से खरीदूंगा? फाइनेंशियल मार्केट में। तो भैया चौथे पॉइंट का निचोड़ निकलता है कि एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, देयर बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बाय सेविंग टाइम। अच्छा आजकल सब कुछ हो रहा है ऑनलाइन, डीमैटेरियलाइजेशन, डीमैट अकाउंट में सब कुछ हो रहा है, तो आपका टाइम बचेगा, एफर्ट बचेगा और आपका रुपया पैसा भी बचेगा, क्योंकि ब्रोकरेज भी थोड़ी ऑनलाइन की वजह से कम हो गई है। तो 4 पॉइंट का 4 निचोड़। पहला मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, दूसरा प्राइस तय होता है, ठीक है, और तीसरा आपकी लिक्विडिटी बनी रहती है, और चौथा आपका कॉमन प्लेटफॉर्म है एक्सचेंज करने के लिए। तो देयर आर 4 पॉइंट्स, देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फटाफट से आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक कहता है एक चार्ट क्या बता रहा है आपको? फाइनेंशियल मार्केट और कैपिटल मार्केट। भैया आपके ये जितने भी आपके
फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स हैं, जैसे कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, उनके बारे में आपको बता रहा है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक सबसे बड़ा मेन हेडिंग है कि हाँ भाई फाइनेंशियल मार्केट जो है वो दादाजी हैं और उनके दो बेटे हैं। दोनों बेटों का नाम क्या है? पहले बेटे का नाम है मनी मार्केट और दूसरे बेटे का नाम है कैपिटल मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, मैं एक एक करके उनका नाम आपको बता देता हूं। ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कॉमर्शियल बिल। जबकि कैपिटल मार्केट के इसके अंदर दो मार्केट और होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी मार्केट, एक होता है आपका सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के कंबाइंड इंस्ट्रूमेंट्स यहां पे दे रखे हैं। क्या दे रखा है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स एंड अदर्स। ठीक है भाई, तो ये आप पूरा चार्ट एक बार देख ले अच्छे से। फाइनेंशियल मार्केट के दो बेटे मनी और कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट के 5 इंस्ट्रूमेंट्स यहां पे लिखे हुए हैं, कैपिटल मार्केट के 2 मार्केट, प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब ये हो गए पोता पोती, और फिर 4 और इनके इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर एंड अदर्स। शुरू करते हैं भैया अपना टॉपिक, जो कि शुरू होगा आज कैपिटल मार्केट से। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे आप लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करते हो। किस में डील करते हो? आप यहां पे देखो लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करते हो, चाहे वो इक्विटी हो और चाहे वो डेब्ट हो। ठीक है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो डेब्ट हो, उसे कहते हैं कैपिटल मार्केट, जहां पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज मतलब 1 साल या 1 साल से ज्यादा की सिक्योरिटीज में आप डील करते हो। क्या फीचर्स है कैपिटल मार्केट के? यहां पे लॉन्ग टर्म फंड्स यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद कैपिटल मार्केट के मेन पार्टिसिपेंट कौन है? सैंपल पेपर में एमसीक्यू देखने को मिला था, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के मेन पार्टिसिपेंट कौन है? इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पढ़ लीजिए। कौन कौन है? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट बॉडीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। कौन कौन? रिपीट कर दे रहा हूं, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट बॉडीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स आर द मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट एंड डील इन द लॉन्ग टर्म फंड्स। 2 फीचर समझ में आ गए। तीसरे फीचर पे आते हैं। यहां पे सिक्योरिटीज का कॉस्ट लो हो सकता है और इन्वेस्टमेंट जो है थोड़े कम पैसों में भी हो सकता है। यहां पे सिक्योरिटीज जो होंगी वो थोड़ी सस्ती होंगी और आप इन्वेस्टमेंट थोड़े कम पैसों में भी कर सकते हो। देखो लिखा हुआ है मार्केट विद लेस कैपिटल, यू कैन इन्वेस्ट इन द मार्केट विद लेस कैपिटल। फिर आता है बच्चों आपका चौथा पॉइंट, जो कि द सिक्योरिटीज इन कैपिटल मार्केट एंजॉय गुड लिक्विडिटी। कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटीज होती हैं वो गुड लिक्विडिटी एंजॉय करती है, मतलब उनकी लिक्विडिटी थोड़ी हाई होती है। 5वां पॉइंट, द इंस्ट्रूमेंट्स इन कैपिटल मार्केट कैरी हाई रिस्क एज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन देम इज वेरी हाई। रिस्क ज्यादा है क्योंकि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी तो ज्यादा है, तो मतलब खतरा ज्यादा उठाओगे तो पैसा भी ज्यादा कमाओगे। ठीक है, और हो सकता है पैसा डूब भी जाए। रिपीट कर दे रहा हूं सारे के सारे फीचर्स। पहला फीचर लॉन्ग टर्म फंड में डील करता है। दूसरा फीचर्स है कि भैया इनके इंस्टीट्यूशन कौन है, तो कॉर्पोरेट बॉडी, फॉरेन इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज कम हो सकती है, तो इस वजह से कम पैसे में भी आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिक्योरिटीज इन कैपिटल मार्केट एंजॉय गुड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी हाई होती है, चौथा पॉइंट ये। और 5वां पॉइंट ये कि रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा होता है। तो भाई ये हो गया आपका कैपिटल मार्केट। इनके इंस्ट्रूमेंट्स 4 मैंने बताए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड्स। कैपिटल मार्केट के 2 और पार्ट हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है? डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, स्टॉक एक्सचेंजेस। डेवलपमेंट बैंक का एग्जांपल सर, एक डेवलपमेंट बैंक का एग्जांपल भी दे दीजिए, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक का एग्जांपल दे दीजिए सर, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ये सारे एग्जांपल हो गए कमर्शियल बैंक के। सर स्टॉक एक्सचेंज से आप क्या समझाना चाहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी और एनएससी तीनों के एग्जांपल दे दिए। आईडीबीआई एंड सिडबी, इसके कई एक एग्जांपल दे दिए, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस। एंड स्टॉक एक्सचेंजेस दो हैं, बीएससी एंड एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पूरा चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेकेंडरी मार्केट के बाद प्राइमरी मार्केट में। भैया प्राइमरी मार्केट वो न्यू इशू मार्केट होता है। हमने अभी पीछे क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आपका कैपिटल मार्केट। ठीक है, ये चार्ट हम आप देखिए, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बच्चों कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मार्केट।
तो भाई फटाफट से देख लेते हैं, प्राइमरी मार्केट पे आते हैं। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे कंपनियां पहली बार अपना शेयर इशू करने जा रही हैं। मतलब ये जो मार्केट है ये उन कंपनियों के लिए है जो पहली बार, वो जो नई नवेली हैं और नई नवेली होने के नाते पहली बार क्या कर रही हैं, पहली बार अपने शेयर को मार्केट में उतार रही हैं, लॉन्च कर रही हैं। दैट इज प्राइमरी मार्केट। देखिए लिखा हुआ है न्यू इशू मार्केट एज द सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। यहां पे सिक्योरिटीज पहली बार इशू हो रही हैं। फिर आता है फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट। भैया फीचर्स पढ़ लेते हैं प्राइमरी मार्केट के। एक बात और बताना चाहूंगा बच्चों कि आपको हर मार्केट का फीचर याद होना ही चाहिए, इसीलिए मैं फीचर आपको दो दो बार बता रहा हूं ताकि आपको अभी इसी क्लास में याद हो जाए। तो भैया प्राइमरी मार्केट के फीचर समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि इसको न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं क्योंकि यहां पे कंपनियां आती हैं और अपना पहला शेयर इशू करती हैं। उसके बाद यहां पे सिक्योरिटीज सिर्फ खरीदी जाती हैं कि भैया हम खरीद सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, पब्लिक जनता बेच नहीं सकती है, बेचेगा कौन, कंपनियां। ठीक है, प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड बाय द कंपनी। आपकी सिक्योरिटीज की प्राइस कितनी होगी ये कौन डिसाइड करेगा, कंपनी डिसाइड करेगी, मार्केट के फोर्सेस डिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि पहली बार है। ठीक है ना। इन्वॉल्व्स डीलिंग बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर। सिर्फ दो तरीके के लोग हैं, कंपनी और इन्वेस्टर। कंपनी और इन्वेस्टर, इन्वेस्टर बेच नहीं सकता है, ठीक है, सिर्फ खरीद सकता है, और कंपनी जो है बेच सकती है। ठीक, देयर इज नो फिक्स्ड लोकेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट किसी जगह का नाम नहीं है, किसी लोकेशन का नाम नहीं है, ये सब है, दिखेगा नहीं। ठीक है ना। तो बस ये कहा जा रहा है न्यू इशू मार्केट है, सिर्फ खरीद सकते हैं। प्राइस कौन तय करेगा, कंपनी तय करेगी। चौथा, डीलिंग होगी कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में। और पांचवा, कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्राइमरी मार्केट क्या लिखा हुआ है, शेयर, डिबेंचर एंड बॉन्ड। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट। किस तरीके से आप प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर को इशू कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस बच्चे आप समझते होंगे, जैसे आपके स्कूल में मैगजीन मिलती थी इतनी मोटी, जिसमें मैगजीन में लिखा नहीं होता था कि स्कूल में एनुअल फंक्शन कब होता है, स्कूल की ड्रेस कितनी है, और कुछ कविताएं, पोयम भी लिखी होती है, चुटकुले भी लिखे होते हैं स्कूल के बारे में। अगर आपके कोई फाउंडर साहब हैं, प्रिंसिपल हैं, उन्होंने किसी बच्चे को माला वगैरह पहनाई है, अच्छे नंबर से पास हुआ है, और हर क्लास की ग्रुप फोटो, ये सारी चीजें होती है प्रोस्पेक्टस में। मतलब प्रोस्पेक्टस होती क्या है एक्चुअली में, प्रोस्पेक्टस वो बुक होती है जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस यहां भी यही काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देती है। और प्रोस्पेक्टस में आप इशू कर सकते हो अपने शेयर्स की जानकारी कि भैया हम अपने शेयर्स को इशू करने जा रहे हैं, और ये लो उसकी जानकारी, पब्लिक तक वो बात पहुंच जाएगी। तो सबसे पहला तो आप प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो। दूसरा, आप डायरेक्टली सेल के लिए ऑफर कर सकते हो, जाओ मैं बेच रहा हूं, जिसको खरीदना हो खरीद ले। प्राइवेट प्लेसमेंट, अगर आप अपने रिश्तेदारों, घर, आप मतलब कौन, यहां मैं बोला ना आप मतलब आप कंपनी के मालिक हो, समझ लो। ठीक है, तो अगर आप अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने दोस्तों के रिश्तेदारों, अपने रिश्तेदारों के दोस्तों, ठीक है, अपने मैनेजर्स के घर वालों को, अगर आप मतलब आपके जान पहचान वालों को अगर आप शेयर इशू करते हो, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। तो आप प्राइवेटली प्लेस कर सकते हो। उसके बाद EIPO, IPO बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, अगर आप पहली बार जो है IPO अपना लॉन्च करने जा रहे हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हो। आप जो आजकल ये ऐप चली है, जैसे आपने सुना होगा ग्रो ऐप, ठीक है, ग्रो, शेयर खान, जीरोधा, इस टाइप की जो एप्स हैं जो लोगों को डीमैट फॉर्म में शेयर्स को खरीदवाती हैं, इन्वेस्टर्स को खरीदवाती हैं, आप वहां पे भी EIPO भी लॉन्च कर सकते हो। और फिर आता है राइट इशू। राइट इशू क्या होता है, राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किए जाने वाले शेयर्स हैं। ठीक है, और टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको और शेयर बेच देना इज राइट इशू ऑफ शेयर्स। समझ कैसे बच्चे, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको एक बार और अपने शेयर्स बेच देना। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, पांच तरीके हैं प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर इशू करने के, फ्लोट करने के। पहला, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। दूसरा, ऑफर फॉर सेल। तीसरा, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। चौथा, EIPO। और पांचवा, राइट इशू ऑफ शेयर। चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक प्राइमरी मार्केट हो गया। रिपीट कर दे रहा हूं, कैपिटल मार्केट के दो पार्ट, पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट, और इधर बचा था आपका मनी मार्केट। तो अभी कैपिटल मार्केट खत्म कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट खत्म हो जाएगा, फिर मनी मार्केट की तरफ चलेंगे। सेकेंडरी मार्केट देख लेते हैं। जिस प्रकार से प्राइमरी मार्केट नए शेयर के लिए होता है, उसी हिसाब से उसी का उल्टा होता है सेकेंडरी मार्केट। पुराने शेयर्स बेचने खरीदने के लिए सेकेंडरी मार्केट होता है। मतलब कि आपका प्राइमरी मार्केट का जस्ट अपोजिट कौन सा है, सेकेंडरी मार्केट। यहां पे ओल्ड और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील होती है, लोग खरीदते हैं, बेचते हैं। ठीक है, अच्छा, वहां
प्राइमरी मार्केट में सबसे पहला फीचर क्या था कि वहां पे न्यू इशू होता है, यहां पे ओल्ड इशू होता है। देखिए लिखा हुआ है इट इज अ मार्केट फॉर ओल्ड सिक्योरिटीज। ठीक है, वहां पे सिर्फ खरीद सकते थे कौन? इन्वेस्टर। यहां इन्वेस्टर खरीद भी सकते हैं एंड बेच भी सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग दोनों होता है। ठीक है, तीसरा, वहां पे प्राइस कौन तय करता था प्राइमरी मार्केट में? वहां पे प्राइस तय होता था, कौन तय करता था? कंपनी। यहां कौन तय कर रहा है? यहां प्राइस तय कर रहे हैं डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस, मतलब मार्केट तय कर रहा है। उसके बाद वहां पे दो पार्टी कौन होती थी? एक होती थी कंपनी, एक होती थी इन्वेस्टर। और यहां पे दो पार्टी कौन है? इट इन्वॉल्व डीलिंग विद टू इन्वेस्टर। यहां पे सिर्फ दो इन्वेस्टर है, मैं और आप। मैं बेच रहा हूं, आप खरीद रहे हो, इस तरीके से चीजें चलती हैं। और स्टॉक एक्सचेंजेस एक्सिस्ट एट फिक्स लोकेशन। प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स लोकेशन नहीं थी, लेकिन सेकेंडरी मार्केट की फिक्स लोकेशन है। क्या है उसका नाम? स्टॉक एक्सचेंजेस। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया है? एक बार फिर से दोनों के फीचर्स का डिफरेंस रिपीट कर दे रहा हूं। प्राइमरी मार्केट में न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं, जबकि सेकेंडरी मार्केट में ओल्ड इशू ऑफ सिक्योरिटीज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील होता है। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ खरीद सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तीसरा पॉइंट, प्राइमरी मार्केट में हम जो है प्राइस कंपनी तय करती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में प्राइस तय करती है मार्केट के फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई। चौथा पॉइंट ये कि यहां पे इन्वेस्टर और यहां पे कंपनी और इन्वेस्टर डील करते हैं, जबकि यहां पे सिर्फ दो इन्वेस्टर डील करते हैं। पांचवा पॉइंट, स्टॉक एक्सचेंजेस, यहां पे कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, लेकिन यहां पे फिक्स लोकेशन है जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। भैया दोनों के फीचर्स का कंपैरिजन मैंने आपको फटाफट से बता दिया है। अब आते हैं अपने मनी मार्केट पे। क्या हो गया है? कैपिटल मार्केट हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी। अब आते हैं अपने मनी मार्केट पे। ठीक है, चलिए एक बार इस स्लाइड को अच्छे से 30 सेकंड में देख लें। हाँ भाई, मनी मार्केट द मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स whose period of maturity is up to 1 year. शॉर्ट टर्म। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म। कैपिटल मार्केट 1 साल से ज्यादा। मनी मार्केट 1 साल या 1 साल से कम, सीधी बात। तो मनी मार्केट में छोटे छोटे शॉर्ट टर्म फंड्स में, सिक्योरिटीज में हम डील करते हैं। इट इज द सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, वो तो है ही है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के दो बेटे, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट छोटा बेटा है और कैपिटल मार्केट बड़ा बेटा है, तो ये भी एक सेगमेंट है। मनी मार्केट के फीचर देख लेते हैं, क्या फीचर कहे जा रहे हैं। इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड, और कैपिटल मार्केट इट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड। डिफरेंस समझ में आ रहा है? उसके बाद यहां पे मेन पार्टिसिपेंट कौन है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वहां पे मेन पार्टिसिपेंट कौन थे? कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक और स्टॉक एक्सचेंजेस। दोनों के बीच में डिफरेंस। सिंस द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज में बी हाई, इन्वेस्टमेंट इन मनी मार्केट में रिक्वायर ह्यूज कैपिटल आउटले। मनी मार्केट में क्योंकि सिक्योरिटीज की कॉस्ट हाई है, इस वजह से यहां पे पैसा ज्यादा लगेगा, जबकि कैपिटल मार्केट में इसका उल्टा था। कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज के प्राइस लो थे और इस वजह से कम पैसे में काम चल जाता था। ये हो गया डिफरेंस। ठीक है, मनी मार्केट में भी हाई लिक्विडिटी होती है और कैपिटल मार्केट में भी हाई लिक्विडिटी होती है। चलो सेम हो गया। द इंस्ट्रूमेंट इन मनी मार्केट कैरी लो रिस्क एज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज लो। ये फिर से डिफरेंस हो गया। कैपिटल मार्केट में क्या था? इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे कैपिटल मार्केट में हमारा जो रिस्क है वो ज्यादा था, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा था। लेकिन मनी मार्केट में इसका जस्ट अपोजिट है। मनी मार्केट में रिस्क ज्यादा है, रिस्क कम है, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी हमारा कम है। ये हो गया आपके लिए मनी मार्केट। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या कहता है भाई? ये कहता है आपका कि आप जल्दी से पढ़ा दो सर हमारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारा मनी मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे सिलेबस से कट गया है, वो हमारे सिलेबस से जा चुका है, ऑफ हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये स्लाइड लेके आया, ये जानते हुए भी, क्योंकि हम कुछ भी छोड़ के पेपर में नहीं जा सकते हैं, और अगर हम 5 लाइन पढ़ लेंगे तो हमारा ऐसा क्या नुकसान हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कॉल मनी सबसे पहले, कॉल मनी एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, which one bank may borrow money from another bank to maintain its cash reserve। इस कॉल मनी से क्या कर सकता है? एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा बोरो कर सकता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 1 दिन से 1 रात तक, मतलब 1 दिन 24 घंटे के दिन में हो सकता है, मतलब 24 आवर्स अगर मैं कहूं तो। ठीक है, कॉमर्शियल पेपर क्या होता है? कॉल मनी समझ गए? सिंपल लाइन में समझ लो, एक एक लाइन में समझ लो। कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी एक बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, 1 दिन 1 रात का 24 घंटे का होता है। एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा बोरो करने के लिए कॉल मनी इशू करते हैं।
कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर भी शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये दोनों पॉइंट तो हो गए सेम, ठीक है। लेकिन इसको इशू कौन करती है? इसको इशू करती है बड़ी बड़ी वेल्दी कंपनीज। कौन इशू करती है? बड़ी बड़ी वेल्दी कंपनीज। यहां पे कौन इशू करता था? एक बैंक दूसरे बैंक को। यहां पे कौन इशू कर रहा है? कंपनीज इशू कर रही हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट एंड इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। कॉमर्शियल पेपर प्रोमिसरी नोट की तरह होता है, जहां पे आप प्रॉमिस करते हो पैसा दे दूंगा। जैसे आपने करेंसी नोट पे देखा है ना, आरबीआई गवर्नर के साइन लिखे होते हैं। क्या लिखा होता है? कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, नीचे आरबीआई गवर्नर के साइन। तो यहां पे आप क्या दे रहे हैं? आप वचन दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। तो उस तरीके का होता है। इट मैच्योरिटी पीरियड में रेंज फ्रॉम फोर्टनाइट टू अ ईयर। एक रात से लेकर एक साल तक हो सकता है कॉमर्शियल पेपर का मैच्योरिटी पीरियड। सीओडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, अगेन शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। कौन इशू करता है? डेवलपमेंट बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। कौन इशू करता है? कॉमर्शियल बैंक एंड डेवलपमेंट बैंक। यहां पे एक पॉइंट और जुड़ जा रहा है, डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इट इज एन अनसिक्योर्ड एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये एक अनसिक्योर्ड और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल मतलब जो ट्रांसफर किया जा सके। इट मे बी इशूड टू इंडिविजुअल। किसको किसको इशू कर सकते हैं? इंडिविजुअल को, कॉर्पोरेट को, कंपनी को, जिनको, ठीक है, जहां पे जिनको पैसों की जरूरत है वहां पे आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हो, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, आपने डिपॉजिट किया तो उन्होंने आपको सर्टिफिकेट दिया। भैया ट्रेजरी बिल, बड़ी फेमस ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है। ये भी शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। सारे के सारे शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट तो है ही है, ठीक है। अब इसको कौन इशू करता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिजर्व बैंक इशू करती है, ठीक है। ये भी प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में होते हैं और बड़े सेफ होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के होते हैं ना, तो बड़े सेफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें कोई खतरा या रिस्क नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मिनिमम आपको 25,000 रुपए इसमें खर्च करने पड़ेंगे। मिनिमम वैल्यू ऑफ द परचेज इज 25,000 रुपए। समझ गए? दैट इज ट्रेजरी बिल। सब बच्चे बात समझ गए होंगे। ट्रेजरी बिल दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। ट्रेजरी बिल एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। आरबीआई इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे, और प्रोमिसरी नोट की तरह होते हैं, और मिनिमम परचेजिंग वैल्यू 25,000 रुपए की होनी चाहिए। अब आता है भैया आपका कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल भी एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म सब में फिक्स है, ठीक है। जब एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म के नाम पे एक बिल लिखे, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि तुम मेरे यहां से सामान उधार पे ले जा रहे हो, क्रेडिट पे ले जा रहे हो, मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम मेरा पैसा लौटा दोगे। तो मुझे एक बिल साइन करना पड़ेगा। जब मैं हो जाऊंगा ड्रॉवर और तुम हो जाओगे ड्रॉई, मतलब बिल को लिखने वाला ड्रॉवर और साइन करने वाला ड्रॉई, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं बच्चों कॉमर्शियल बिल, ठीक है। तो भैया आप जब एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म के नाम पे एक बिल काट दे कि जल्दी से जल्दी इसमें साइन करो और मुझे 2 महीने बाद आके पैसा दे देना, ठीक है। ये लिखा हुआ है देखिए, ड्रॉई इट बिकम्स अ ट्रेड बिल। जब कमर्शियल बिल पे ड्रॉई साइन कर देता है और ड्रॉवर भी साइन कर देता है तो वो एक ट्रेड बिल बन जाता है, ठीक है। एक बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे कमर्शियल बिल, ट्रेड बिल, ये सारे फ्रीली नेगोशिएबल होते हैं, मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल भी होते हैं। इट इज यूजुअली ड्रॉन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। ये यूजुअली 3 महीनों के पीरियड के लिए लॉन्च किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। भैया आ जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पे आके लोग अपने सिक्योरिटीज को बेचते हैं और खरीदते हैं, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन यहां पे मैं आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है, जो कि हमारे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में लिखी हुई है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट 1956 में आया था और वहां पे स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन हमारी लिखी हुई है। क्या डेफिनेशन है जरा एक बार देख लेते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। कुछ भी ऐसे कोई भी लोग, जैसे हम लोग कहते हैं ना एओपी बीओआई, एओपी बोले तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बीओआई बोले तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कि कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो जो आपके इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे ना हो। इनकॉर्पोरेट मतलब जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ
असिस्टिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। ठीक है, जो असिस्ट करे, रेगुलेट करे और कंट्रोल करे, क्या? खरीदना और बेचना, किसको? सिक्योरिटीज को। अपनी डेफिनेशन को थोड़ा बांट देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज हर वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो, रजिस्टर्ड हो, चाहे ना हो, जो क्या करे? जो असिस्ट करे, रेगुलेट करे और कंट्रोल करे, क्या? बाइंग एंड सेलिंग, किसकी? सिक्योरिटीज की। दैट इज नोन एज स्टॉक एक्सचेंज। बाकी आपकी डेफिनेशन मैंने तोड़ तोड़ के पढ़ा दी है, बाकी पूरी डेफिनेशन आपके बोर्ड पे लिखी हुई है। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब स्टॉक एक्सचेंज के फटाफट से फंक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक, सबसे पहला हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सिक्योरिटीज में लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। बहुत अच्छी बात है, समझ गए? ठीक है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को बेचने और खरीदने के लिए तैयार करता है। फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब कि एकदम सजा वजा के रखता है, बस जाके आपको बेचना खरीदना है। ठीक है, मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, बस इतना कहने का मतलब है। हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, सिक्योरिटीज की प्राइस को कौन तय करता है? स्टॉक मार्केट ही तो तय करता है, स्टॉक एक्सचेंज ही तो तय करता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई कहां हो रही है? स्टॉक एक्सचेंज में हो रही है। थर्ड पॉइंट, इट प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट को बढ़ाता है। चौथा पॉइंट, लीगल फ्रेमवर्क फॉर सेफ एंड फेयर डीलिंग, ये एक लीगल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है ताकि सेफ और फेयर डीलिंग हो, किसी को कोई धोखाधड़ी, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। इट हेल्प्स द कंपनीज इन रेजिंग फाइनेंस, और ये कंपनीज की हेल्प करता है कि जिन कंपनी को पैसों की जरूरत है वो अपने शेयर्स को बेचे और फाइनेंस अपनी पब्लिक से उठा ले। और लास्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड स्कोप फॉर हेल्दी स्पेकुलेशन, और यहां पे हेल्दी स्पेकुलेशन, ठीक है, स्पेकुलेशन को आप अगर कहेंगे, स्पेकुलेशन का मतलब होता है तुक्का। बहुत से लोग स्पेकुलेशन को कहते हैं कि ये एक जुआ है, लेकिन नहीं, लोग कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट एक जुआ है। आपने भी सुना होगा कि कितने पैसे लगाओ कितने मिले कुछ पता नहीं है, लेकिन नहीं, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो लोग स्टॉक एक्सचेंज को बहुत सालों से स्टडी कर रहे हैं, वो अपना पैसा सही जगह लगाते हैं और हमेशा प्रॉफिट कमाते हैं। जो लोग जल्दबाजी में आके किसी गलत कंपनी में पैसा लगाते हैं, उन्हीं का लॉस होता है। तो ये स्पेकुलेशन है, ये कोई जुआ नहीं है, ये है कैलकुलेटेड गेस, जुआ नहीं है। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब आते हैं बच्चों डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है? देखो, जब हम अपनी सिक्योरिटीज को खरीदते हैं और बेचते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब अपने फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर की हेल्प से, उसे कहते हैं डीमटेरियलाइजेशन। उसके लिए डीमैट अकाउंट खोला जाता है। डीमटेरियलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आप अपनी सिक्योरिटीज को होल्ड करते हो, दैट इज डीमटेरियलाइजेशन। फिर आता है डिपॉजिटरी। ठीक है भैया, ये डिपॉजिटरी क्या होता है? ठीक है, डिपॉजिटरी वो जगह होती है जहां पे एक इन्वेस्टर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकता है। दो तरीके की डिपॉजिटरी है हमारे इंडिया में, और दोनों के नाम आपके स्क्रीन पे यहां पे लिखे हुए हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड सीडीएसएल। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड सीडीएसएल। द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द डिपॉजिटरी। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, जो ये ऐप है, मैंने नाम बताया आपको, ग्रो, शेयर खान, जीरोधा, ये सब ऐप आपके और इन डिपॉजिटरीज के बीच में क्या जनरेट करती हैं? एक लिंक को जनरेट कर देती हैं। दैट इज डीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, हाँ भाई, अब हमारा आखिरी टॉपिक है। आखिरी है कि इसके बाद कुछ और भी है, देख लेते हैं। इसके बाद सेबी के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मतलब हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक है, इसमें हमारा सिर्फ एक चीज बची हुई है, दैट इज सेबी। तो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जरा एक मिनट ध्यान से देख ले कि सेबी के बारे में क्या क्या जानकारी दी हुई है, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ भाई, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी सी संस्था है और छड़ी चलाना भी जानती है। छड़ी चलाने का मतलब यह है कि ये दंड भी देती है जो लोग उत्पात मचाते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। समझ रहे हो? सेबी क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, जो चाहे वो कर सकती है, जिसको चाहे उसके खिलाफ दंड दे सकती है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इज द रेगुलेटर। ठीक है, सेबी इज द रेगुलेटर फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया में सेबी क्या है? रेगुलेटर है।
अच्छा, एस्टैब्लिश कब हुई थी? एस्टैब्लिश हुई थी 1988 में। किसने एस्टैब्लिश किया था? हमारी प्यारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उस समय की जो भी सरकार रही हो। इट वॉज टू फंक्शन अंडर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इसको जो इसके ऊपर जो कंट्रोल था, इसके सर पे जो हाथ था, वो था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, मतलब वित्त मंत्रालय। ठीक है, और वित्त मंत्रालय किसके अंदर आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, 30 जनवरी 1992 को, ठीक है, इसको स्टैट्यूटरी पावर दे दिया गया और कहा गया अब तुम्हारे सर पे किसी का हाथ नहीं है, जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो। The ordinance was later on replaced by Act of Parliament known as the SEBI Act 1992। ये ऑर्डिनेंस रिप्लेस हो गया और अब सेबी स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई है 1992 से, 1992 से। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कौन कौन सेबी में है, कौन कौन सेबी में कैसे कैसे काम करता है, जरा एक बार देख लेते हैं। भैया सेबी जो है वो 5 डिपार्टमेंट में बटी हुई है। हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है जिसको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 5 डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का एक हेड है, जिसमें एक हेड का नाम होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हेड ऑफिस सेबी का कहां लोकेटेड है? मुंबई। ठीक है, सपनों की राजधानी मुंबई, सपनों का शहर मुंबई में हमारी जो सेबी की वो है ना, आपकी ये हेड ऑफिस, वो लोकेटेड है। रीजनल ऑफिसेज हैव बीन सेट अप इन कोलकाता। अच्छा, रीजनल ऑफिस भी हैं, कहां कहां? अरे जरा जान लेते हैं। कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। ठीक है, ताकि कंज्यूमर कंप्लेंट्स का ध्यान रखा जा सके। कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई, 4 महानगरों के नाम याद कर लीजिए बस। आप बताइए 4 महानगर कौन से हैं? कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई। तो यही चारों जगह सेबी के हेड ऑफिसेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सेबी ऑल्सो फॉर्म्ड प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी एंड सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी। प्राइमरी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक एडवाइजरी कमिटी बनाई गई। एडवाइजरी कमिटी का क्या काम होता है? एडवाइस देना, नाम से पता लग रहा होगा। ठीक है, कमिटी मतलब जहां पे 4-5 लोग हों। और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कैपिटल मार्केट एडवाइजरी कमिटी भी बनाई गई है। दीज 2 कमिटीज कंसिस्ट ऑफ द मार्केट प्लेयर्स, द इन्वेस्टर एसोसिएशन। कौन कौन है यहाँ पे? इन्वेस्टर्स एसोसिएशन है, मतलब व्यापार मंडल भी हो सकता है। ठीक है, इन्वेस्टर के कोई एसोसिएशन भी हो सकते हैं, मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर भी हो सकते हैं, और ऐसे लोग जो कैपिटल मार्केट में या मनी मार्केट में डील करते हैं और बड़े बड़े लोग हैं, समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, उनको यहां पे रखा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ सेबी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका ऑब्जेक्टिव। सेबी के क्या ऑब्जेक्टिव है? सेबी आखिर क्यों लगी पड़ी है हमारी इंडिया में हमारे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने में? सबसे पहला कि अगर हमारे फाइनेंशियल मार्केट में कोई गलत हरकत हो रही है, कोई मैल प्रैक्टिस हो रही है, तो सेबी का काम है उस मैल प्रैक्टिस को रोकना और जिसको नुकसान हुआ है उसको सजा देना। मतलब जिससे नुकसान हुआ है उसको सजा देना और जिसको नुकसान हुआ है उसको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करवाना। इन्वेस्टर के राइट्स मतलब अधिकारों और इंटरेस्ट मतलब हितों का पालन करना, हितों की रक्षा करने का काम किसका है? आपकी सेबी का है। ठीक है ना। उसके बाद टू डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब ये आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, आपको ऐसे ही चलना है। ये कौन बताता है? सभी बताती है। किसको? फाइनेंशियल मार्केट को। कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना, फेयर प्रैक्टिस डेवलप करना, ये सारी चीजें सभी बताती है। टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंजेस एंड द सिक्योरिटीज मार्केट टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजेस और सिक्योरिटी मार्केट को ऑर्डरली फंक्शन करने के लिए हमेशा ऑर्डर देते रहना का काम किसका है? का काम है सेबी का। हाँ भाई, अब आते हैं पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी, क्यों है सेबी इस दुनिया में, उसी की वजह जाननी है। ठीक है, सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जा सके स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, ठीक है, जहां पे कैपिटल को रेज करना थोड़ा इजी हो जाए। इसका ध्यान कौन रखेगा? सेबी रखेगी। ठीक, द इन्वेस्टर्स सो एज टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज। इन्वेस्टर्स के हितों की चिंता करना, इन्वेस्टर्स के हितों को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? आपकी सेबी का है। और मार्केट इंटरमीडियरीज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम अ फ्रेमवर्क सो एज टू इनेबल देम टू परफॉर्म देयर फंक्शन। क्या कहा जा रहा है कि जो ब्रोकर्स हैं, जो मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, जो बिचौलिए हैं, जो इन्वेस्टर और कंपनीज के बीच में तालमेल बैठाते हैं, उनकी भी देखभाल करना, पालन पोषण करना किसका काम है? हमारी प्यारी सेबी का काम है। फंक्शंस ऑफ सेबी, भैया 3 तरीके के फंक्शन है सेबी के: प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन और लास्ट पॉइंट इज रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी। लास्ट पॉइंट इज रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी। सबसे पहले हम प्रोटेक्टिव फंक्शन की बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो सेबी है ये हमारे फाइनेंशियल मार्केट को और इन्वेस्टर्स को और ब्रोकर्स को प्रोटेक्ट करती है, रक्षा कैसे करती है। तो सबसे पहला पॉइंट, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज। कोई भी फ्रॉड की एक्टिविटीज होगी, ठीक है,
कोई भी फ्रॉड की एक्टिविटी होगी सेबी उसको तुरंत रोकेगी, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगा सेबी उसको तुरंत रोकेगी, ठीक है। फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगी, अनफेयर प्रैक्टिसेस को डिमोलिश करेगी, ठीक है। इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स उठाएगी, ठीक है। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेनिंग, इनसाइडर ट्रेनिंग को कंट्रोल करेगी। भैया ये इनसाइडर ट्रेनिंग क्या होती है? इनसाइडर ट्रेनिंग होती है जब कंपनी की इनसाइडर इंफॉर्मेशन लीक कर दी जाए और स्टॉक मार्केट में उसका इस्तेमाल किया जाए पैसा बनाने के लिए, जैसा कि आपके हर्षद मेहता जी ने किया था 1992 में, जिसकी सजा उनको मिली, ठीक है। एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर सच मैल प्रैक्टिसेस, और ऐसी मैल प्रैक्टिसेस के ऊपर पेनल्टीज भी लगाई जाएं, ठीक है ना। तो ये हो गया, बाकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ये आपका सेबी का कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल है, जैसे हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वैसे सेबी का भी एक प्रीएम्बल है। क्या लिखा हुआ है जरा एक लाइन पढ़ ही लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट लगेगा। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट एंड डेवलपमेंट ऑफ and to regulate the securities market for matters connected therewith or incidental thereto। मतलब कहा जा रहा है इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर के, ब्रोकर को, और कैपिटल मार्केट को भी देखते रहना। अब भैया डेवलपमेंट फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन क्या कहता है? यहां पे सिक्योरिटीज मार्केट में इंटरमीडियरीज को ट्रेनिंग कौन देता है? सेबी। इंटरमीडियरीज मतलब ब्रोकर्स को ट्रेनिंग कौन देता है? सेबी देती है। रिसर्च कौन कंडक्ट करता है? सेबी, ठीक है। इंफॉर्मेशन कौन पब्लिश करता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड? सेबी, ठीक है ना। ये सारी चीजें, और स्टॉक मार्केट की वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो, फ्लेक्सिबल हो, ये कौन तय करता है? सेबी। तो ये आपके 2 फंक्शन हो गए, दैट इज प्रोटेक्टिव एंड डेवलपमेंट फंक्शन। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन इज रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी। तो फर्स्ट रेगुलेटरी फंक्शन इज टू रेगुलेट द ब्रोकर, सब ब्रोकर एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। ब्रोकर्स बिचौलिए जो इन्वेस्टर्स और कंपनी के ब्रोकर मतलब ब्रोकरेज में काम करते हैं, और इनकी छोटी मोटी फीस होती है जिससे वो अपना पैसा कमाते हैं। जैसे हर्षद मेहता सबसे पहले ब्रोकर ही थे, ठीक है, वहां से वो धीरे धीरे बड़े आदमी हो गए। रजिस्ट्रेशन और ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को रेगुलेट करते रहना, रजिस्टर करते रहना। इंक्वायरी एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंजेस से उनका हालचाल लेते रहना और उनके ऊपर इंक्वायरी भी करते रहना, इंक्वायरी बैठाते रहना। सब कुछ ठीक है ना, ऐसे पूछते रहना। क्या काम किसका है? सेबी का। रेगुलेशन पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स एंड द डीलिंग्स इन द स्टॉक एक्सचेंज। पोर्टफोलियो एक्सचेंज जहां पे आप कंपनी का पोर्टफोलियो बदलते हो। अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जब कंपनी की सिक्योरिटीज ना बिके तो अंडरराइटर्स बाकी बची हुई सिक्योरिटीज को खरीद लेते हैं। उसके बाद मर्चेंट बैंकर्स एंड डीलर्स इन स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट कौन करता है? हमारी सेबी करती है। द लास्ट पॉइंट इन दिस टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनी। बिड समझते हैं? बिड, बिडर, बिडिंग मतलब नीलामी, ठीक है। बिड कौन होती है? नीलामी। जैसे 10,001, 10,002, 10,003 लॉक कर दिया जाए, ये पेंटिंग 10,000 रुपए की बिकती है, ठीक है, तो ये होती है बिड। बिडर कौन होता है? जो बिड लगाता है। और बिडिंग क्या होती है? जो वो पीटते ना हथौड़ा, 1 2 3, 10,001, 10,002, 10,003, दैट इज बिडिंग, दैट इज बिडर। तो भाई ये पूरा प्रोसेस कौन रेगुलेट करता है? ये भी हमारी प्यारी स्टॉक एक्सचेंज जो है को हमारी सेबी रेगुलेट करती है पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से। आज का पूरा सेशन फाइनेंशियल मार्केट को समर्पित रहा। फाइनेंशियल मार्केट हमने पूरा कवर किया, कुछ नहीं छोड़ा, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो आपका डीमेटलाइजेशन हो, चाहे वो डीमैट अकाउंट हो, चाहे वो अलग अलग तरीके के मार्केट हो और उनके फीचर्स हो। हमने मनी मार्केट पढ़ा, हमने कैपिटल मार्केट पढ़ा, हमने प्राइमरी मार्केट पढ़ा, हमने सेकेंडरी मार्केट पढ़ा, हमने सबके फीचर्स पढ़े, डेफिनेशंस पढ़े और सबका कंपैरिजन पढ़ा। तो ये सारी चीजें हमारी कवर हो गई हैं, और इंस्ट्रूमेंट भी पढ़े और इंस्टीट्यूशंस भी पढ़े। तो भाई सारी चीजें आज हमारी फाइनेंशियल मार्केट की कवर हो गई हैं। ये प्रॉपर चैप्टर हमारा फाइनेंशियल मार्केट को समर्पित। तो ये चैप्टर आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाएं, अच्छे खासे क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो होने वाली है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। वो क्लास हमारी रहेगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को समर्पित। तो आज की क्लास भी जरूर देखें, पिछली वन शॉट रिवीजन क्लासेस भी जरूर देखें, ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो पाए। और फाइनेंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की आगे आने वाली क्लास को भी फटाफट से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर। अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अच्छा हेल्दी खाइए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, हमेशा मोटिवेटेड फील करिए, कॉन्फिडेंट रहिए अपने पेपर को लेके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, टेक केयर।